Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 8. We are doing chapter number 4 and the topic is pollutants and their effect on environment. Today our topic is effects of human activities on environment, यानी इंसानी कामों के जो असरात हैं वो उस environment पे, आबो हवा पे कैसे पड़ रहे हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलाना, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, एरोसोल्स यानी स्प्रेज वगैरह उनका इस्तेमाल, फर्टिलाइज़र, खादें, इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार अद्वियात, पेस्टिसाइड जो हैं जो पेस्ट होती हैं, जड़ी बूटियाँ मारने वाले अद्वियात, एंड डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना, आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट बैडली. ये सब चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं. वी विल डिस्कस हेयर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट. उनमें से हम कुछ जो हैं अब डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? क्या होता है कि सनलाइट्स की जो रेज़ हैं जब वो अर्थ पे फॉल करती हैं तो एक स्मॉल पार्ट जो है उसका बाय अर्थ एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है. कुछ इसका जो है उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है. ठीक है. और जो एब्जॉर्ब होता है वो किस में, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. A part of this heat energy is reflected by earth back to the atmosphere. वो वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है हीट. Some gases present in the एटमॉस्फेयर. अब क्या होता है जब ये हीट एनर्जी की फॉर्म में सन रेज वापस जाती हैं तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स. ये क्या करते हैं, वो हीट एनर्जी का जो पार्ट है थोड़ा सा वो अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है अर्थ पे वो बढ़ जाता है. ठीक है. एंड these gases are called greenhouse gases and the phenomena is called greenhouse effect. वैसे तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है एटमॉस्फेयर के लिए जो है अच्छा नहीं है. इट इज़ डेंजरस, इट इज़ बैडली इफ़ेक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज़. इट इज़ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. लेकिन क्या है कि जो नर्सरीज़ होती हैं वहाँ पे ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं. वो इस तरह से होते हैं, या तो वो ग्लास शीट्स होती हैं या प्लास्टिक की पैनल्स होती हैं. तो क्या होता है कि जब इनसे सन रेज़ अंदर आती हैं इन शीट से अंदर, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है और वहाँ पे ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं जिन्हें कि हीट की ज़रूरत होती है. तो जब वो एब्जॉर्ब होने के बाद हीट में एनर्जी चेंज होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है. तो ये जो पैनल्स होते हैं प्लास्टिक के या उसके ग्लास के, तो ये उस हीट को बाहर नहीं जाने देते और वहाँ अंदर का एटमॉस्फेयर गर्म ही रहता है, बेशक बाहर सर्दी हो. तो ये यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट को गर्म रखने के लिए नर्सरीज़ में, और वहाँ पे ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं विच नीड हीट. Our next topic is ozone depletion. First of all, you know what is ozone. Ozone is a protective layer around our earth. हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर है, हिफाजती तय जिसे कह सकते हैं. क्या होता है कि सन लाइट जब हमारी तरफ आती है ज़मीन की तरफ तो वो यूवी रेज़ को, ये जो ओजोन लेयर है ये यूवी रेज़ को ज़मीन तक आने से रोकती है. और ये ओजोन लेयर जो है वो ट्राई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O3. इसकी कंपोजिशन क्या है, O3. उससे ये रोकती है. लेकिन क्या है कि और इसकी वजह से है कि लिविंग थिंग जो ज़मीन पे हैं वो सेफ़ रहती हैं फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. बट व्हाट हैपन्स, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि यूज़ होते हैं एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, स्प्रेज में, कैन्स वगैरह में, दे एंटर इन द एयर ऑन लीकेज फ्रॉम दीज अप्लाइंसेस. तो जब ये अप्लाइंसेस मतलब ये सब चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो इनसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ होते हैं. जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं तो वो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है.
एंड कॉज थिनिंग ऑफ दिस लेयर, तो उससे वो लेयर को पतला कर देते हैं. द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, द फिनोमेना इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन. जो थिनिंग ऑफ ओजोन है दैट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन. और अगर आप कभी ये सुनते हैं ना होल होल हो गया, तो होल का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ सुराख हो गया, मतलब वहाँ पे लेयर की थिकनेस जो है, ओजोन लेयर की थिकनेस वो कम हो गई है, जैसे आप ये देख सकते हैं. लुक एट दिस, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग और टू ओजोन लेयर. लेकिन होल इन ओजोन लेयर CFCs की वजह से, तो वो क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं फिर ज़मीन तक आना शुरू हो जाती हैं. थ्रू द थिन ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन passes and reach the earth, where they affect the life of causing serious diseases like skin cancer and eye problem. कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? स्किन कैंसर एंड आई प्रॉब्लम. दीज अल्ट्रावायलेट रेज ऑल्सो इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, और इससे भी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल वार्मिंग. अब अभी हमने दो टॉपिक पढ़े हैं. फर्स्ट हमने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट. उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और जिनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. फिर हमने पढ़ा ओजोन डिप्लीशन, और उसकी वजह से भी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. तो क्या होता है, दोनों जो हैं, the increasing rate of greenhouse effect and ozone depletion is increasing the average temperature of the earth. तो क्या है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. एज ए रिजल्ट द अर्थ ग्लोब इज़ गेटिंग वार्मर, और अर्थ जो है वो गर्म होती जा रही है. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. उसमें क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से और ओजोन डिप्लीशन की वजह से. अब अगर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द आइस इन पोलर रीजन्स एंड एट द माउंटेन्स मेल्ट्स एट अ ग्रेटर रेट. और इस हीट की वजह से जो आइस है वो पोलर रीजन्स पे वो तेज़ी से मेल्ट हो रही है. दिस लेट्स राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर. जाहिर है by the melting of ice there will be increase in the water level in seas which creates flood, जिसकी वजह से फ्लड आ जाएंगे इन लो लाइन कोस्टल एरिया, और साहली इलाकों में जो है उस तरह सैलाब आने का खतरात जो हैं वो बढ़ गए हैं. यू कैन सी द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. लुक एट दिस. और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं उनका क्लाइमेट भी जो है वो भी चेंज हो रहा है, और ये जो है एक तरह से इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरे का ऐलान है. नेक्स्ट इफ़ेक्ट इज़ एसिड रेन. अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन सी गैसेस ऑक्साइड्स होते हैं. सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं. तो ये पहले से हवा में मौजूद होते हैं. तो जब बारिश होती है तो ये वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं दोनों, और क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. दीज एसिड मेक द रेन वाटर एसिडिक, और इसकी वजह से रेन वाटर जो है वो एसिडिक हो जाता है. देखें, सल्फ़र ऑक्साइड से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से बनेगा नाइट्रिक एसिड. और ये आप डायग्राम में देख सकते हैं. दिस इज़ पोल्यूटेंट इन क्लाउड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और जब ये वाटर के साथ मिलते हैं तो दे मेक द रेन एसिडिक. और इनका इफ़ेक्ट सिर्फ अर्थ पे नहीं होता, एक्वेटिक लाइफ को भी ये जो है इफ़ेक्ट करते हैं. लेक्स में, पॉन्ड्स में. इट डिस्ट्रॉयज द लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री. दरख्तों के पत्ते और तने उन्हें भी तबाह कर देते हैं. इट क्रिएट द मेटल्स एंड स्टोन यूज इन बिल्डिंग. और बिल्डिंग्स बनाने में जो धातें या पत्थर इस्तेमाल होता है उसे भी कोरोड करने का मतलब थोड़ा सा तोड़ फोड़ देते हैं. द एसिड रेन वाटर फ्लोइंग इनटू फील्ड्स मेक द सॉइल एसिड. वो अगर ये फील्ड में चला गया है तो उससे सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है, उस पर क्रॉप जो हैं वो ग्रो नहीं करती. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल और ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एसिड रेन.
तो उससे भी एसिड रेन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट आया? एक सबसे पहले एक्वेटिक लाइफ में, फिर उसके बाद क्रॉप्स के ऊपर, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स में, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द before starting next topic, you can see these all diagrams. Effect of acid rain on trees. बार्क उनके तबाह हो गए, पत्ते तबाह हो गए, ख़राब हो गए। मेटल जो है वो ख़राब हो जाती है, करोड हो जाती है। और ये स्टोन वर्क इरोजन काज बाय एसिड है। अब ये स्टोन की बनी हुई चीज़ें वो ख़राब हो जाती हैं। फिश किल्ड बाय एसिड रेन वाटर। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? इज़ द कटिंग ऑफ ट्री, जंगलात का काटना। दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट आर अ ग्रेट वेल्थ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कीमती सरमाया है। ये हमारे लिए हवा में जो है अच्छा चेंज लेके आते हैं। जो बारिशें होना, ठंडा मौसम होना, ये सब किस वजह से है? दरख्तों की वजह से है। और ये दे स्टॉप स्टॉर्म एंड ब्रिंग रेन। इनकी वजह से बारिश होती है और ये तूफ़ान को रोकते भी हैं। दे आर सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल मटीरियल्स सच एज टिम्बर। टिम्बर क्या होती है? वो जो गोल लकड़ी, लॉग भी जिसे कहते हैं, उसको टिम्बर कहते हैं। सोर्स है उसके लिए फायरवुड, जलाने के लिए लकड़ी का सोर्स है। रीजन्स क्या हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो दरख्तों की छाल से निकलते हैं और मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होते हैं। केमिकल्स हैं, गम्स यानी गोंद निकलती है, मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। दे प्रिवेंट सॉयल एरोजन, यानी ये ज़मीन को तोड़ फोड़ से बचाते हैं, खुश्क होने से बचाते हैं। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। हैबिटेट होता है रहने की जगह। जैसे हम कहें कि हमारी हैबिटेट अर्थ है, हम ज़मीन पे रहते हैं, तो जंगलात जो हैं एक बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट मुहैया करते हैं, यानी उनके लिए रहने के लिए जगह मुयसर करती हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट आर कट टू मीट द डिमांड्स ऑफ द टिम्बर। तो जंगलात को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है क्योंकि ह्यूमंस एक्टिविटीज़ में ये भी है कि बहुत ज़्यादा टिम्बर यूज़ हो रहा है घरों को बनाने में, फर्नीचर बनाने में, और बहुत ज़्यादा जगहों पे आप खुद भी अपने इर्द गिर्द ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एंड टू obtain लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए भी दरख्तों को काटा जा रहा है। आपने देखा भी होगा, अगर कुछ बच्चों अपने पेरेंट्स से पूछें अगर आप कि आज का इस्लामाबाद और आज से 12-15 साल पहले के इस्लामाबाद में क्या फ़र्क है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त जो हैं वो काट दिए गए हैं ड्यू टू द हाउसिंग। एज अ रिज़ल्ट द इकोसिस्टम इज़ डिस्ट्रॉयड। इसकी वजह से इकोसिस्टम होता है पूरा एक सिस्टम जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो क्या हो गया कि डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और इसको तबाह करना जंगलात का, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। That's enough for today, I think. Next lecture, in next lecture, we will do the next topic. Allah Hafiz.